हेलो क्लास 12, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ नेशनल कम। आई होप सबने पहले वीडियो देख ली होगी। पहले वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में उसमें से काफी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? इस चैप्टर के अंदर हम लोग काफी काफी चीजें पढ़ेंगे जो हमारे नेशनल इनकम को निकालने में बहुत हेल्प करेगा। और इसमें छोटी 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 ऐसी बातें हैं, बहुत बेसिक से इतनी बातें हैं जो कि हमको जाननी इन जनरल में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब सारी जो बेसिक बेसिक चीजें वो हम सारे इसके अंदर पढ़ेंगे जो कि नेशनल को निकालने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, क्लियर, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन, कैपिटल गुड्स, एनआईटी, एनएफआईए, ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Some tags, only got $20 in my pocket. So class, our first topic is domestic territory. Domestic territory. अरे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक यू नो एज वेल कि डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। ठीक है, इट इज टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब कि एक एक बाउंड्री जिसके अंदर लोग फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है, गुड्स इधर उधर लेके जा सकते हैं, कैपिटल इधर उधर लेके जा सकते हैं, मतलब किसी भी रोक टोक नहीं होती किसी भी चीज में, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। क्लियर? लेमन लैंग्वेज में देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर। अब ये पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर क्या क्या आता है ये हम लोग सब लोग देखेंगे। ठीक है, चलो, पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर पहला जो हमारा टॉपिक है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। शिप्स, एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है जो बंदा यहाँ पे एक साल से ज्यादा रह रहा है। दीज आर कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट। इसको बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो कि जितने भी हमारे शिप्स, एयरक्राफ्ट ओन किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं किसके थ्रू? नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू, बिटवीन 2 एंड मोर कंट्री। ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है, एयर इंडिया इंडिया के थ्रू। ठीक है, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, जितने भी प्लेन्स एयर इंडिया के थ्रू ऑपरेट किए जा रहे हैं बिटवीन रशिया एंड जापान। रशिया से जापान जा रहे, जापान से रशिया आ रहे हैं, तो क्या वो प्लेन इंडिया का पार्ट नहीं होगा या इंडिया के टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सारे क्या होंगे? इंडिया की टेरिटरी के पार्ट होंगे। क्लियर है? चलो, और नेक्स्ट स्लाइड इज, उसमें नेक्स्ट स्लाइड में क्या सेकंड टॉपिक है? फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स। अभी फिशिंग वेसल्स क्या होते हैं? फिशिंग वेसल्स यहाँ पे की मच्छी पकड़ने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए हम लोग क्या है, बड़े बड़े शिप्स लेके जाते हैं। ऑयल निकालने के लिए जो हमारी बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होते हैं। ठीक है, गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ये सारे अगर किसी भी कंट्री के रेजिडेंट के थ्रू चलाए जा रहे हैं तो वो सारे हमारे क्या होंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्लियर है? इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द ऑपरेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड और समझो, यहाँ पे कह रहा है अगर ये सारे काम इंटरनेशनल वाटर में हो रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू अगर ये इंटरनेशनल वाटर में हो रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर जैसे कि ये जो पार्ट है ना, ये सारा ग्रीन वाला पार्ट क्या है? इंटरनेशनल नहीं है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसके बियॉन्ड ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो सारा हमारा क्या है? इंटरनेशनल वाटर का पार्ट है। और इधर इंडिया का कोई भी बंदा काम कर रहा है, काम जैसे कि फिशिंग वेसल्स लेके जा रहे हैं, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, ये सब अगर लेके जा रहे हैं और अगर इन ब्लू पार्ट्स में काम कर रहे हैं तो क्या होगा? तो अगर उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है काम करने का तो वो क्या है? किसका पार्ट होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। बस ये बात है, अगर इंटरनेशनल वाटर में काम कर रहे हैं और उनके पास राइट है तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। दैट्स इट। अगर ग्रीन में ग्रीन में काम कर रहे हो तो इंडिया का ही पार्ट है, तो इंडिया तो मतलब जो इस ग्रीन पार्ट में काम करेगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अगर इंटरनेशनल वाटर में काम कर रहा है परमिशन लेने के बाद तो भी वो क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। चलो, जितने भी एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड एब्रोड, जितने भी एम्बेसीज आपको पता ही है
हर एक कंट्री में अपने अपने कंट्री के क्या है एम्बेसीज होती हैं, ये क्लियर। तो एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं बताता हूँ। मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है जितने भी दूसरे कंट्री में है, तो सारे हमारे क्या होंगे, किसके अंदर मिलेंगे, तो सारे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। जैसे इंडियन एम्बेसी रशिया में, तो जो इंडियन एम्बेसी रशिया में क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ऑब्वियसली है, क्लियर है। तो इंडियन एम्बेसी कहीं पे भी हो वो सारे क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। चलो क्लियर है। अभी देखते हैं कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं। कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुलेट का मतलब क्या होता है, कॉन्सुलेट इज एन ऑफिस, ये एक ऑफिस होता है या बिल्डिंग होती है जहां पे गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिसर्स को क्या है भेजा जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, ठीक है। अगर वो बाहर अब्रॉड में गया है गवर्नमेंट के थ्रू, तो ऑब्वियसली बात है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा और वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्लियर है। चलो अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, ये बहुत ज्यादा जरूरी जानने के लिए है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, बेसिक सी बात है। जब हम लोग अपनी कंट्री के जितने भी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बाहर को अपना मान रहे हैं, तो जो बाहर के इंडिया में है क्या उनको हम अपना मानेंगे, ऑब्वियसली बात नहीं मानेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे ही नहीं। अगर बाहर वाले इंडिया में आए हैं, चाहे एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट है, वो सारे क्या है बाहर का पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये सारे क्या है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के कंट्री में अगर आते हैं तो वो भी हमारे क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज का पार्ट होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये इंटरनेशनल का ही पार्ट होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, क्लियर है। यहाँ तक जो हमने समझा, पढ़ा, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उससे जाने से पहले आप इन सब के आंसर्स मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। अगर टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो इसके आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्लियर। अब जो मैंने एक टॉपिक भी पीछे छोड़ा था कि नॉर्मल रेजिडेंट, मैंने कहा था आगे बताऊंगा। अब नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है वो हम जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट? नॉर्मल रेजिडेंट इज समवन हु लिव्स इन द कंट्री फॉर मोर देन अ ईयर, इज कनेक्टेड टू द कंट्रीज इकोनॉमी। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, जब बाहर से कोई बंदा आया है, एक साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है और एक इंडिया के ही इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, वो इंडिया के ही इकोनॉमी का ही पार्ट हो जाता है, वो रेजिडेंट हो जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट हो जाता है उस कंट्री का। लाइक बाय वर्किंग, डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टिंग, ध्यान समझना, या तो काम करके यहाँ रहेगा या बिजनेस करके या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। इट डज नॉट मैटर व्हाट देयर नेशनलिटी इज, उसकी नेशनलिटी क्या है वो मैटर नहीं करती, बट वो नॉर्मल रेजिडेंट हो जाता है यहाँ का, ठीक है। चलो, बट टूरिस्ट, फॉरेन डिप्लोमेट्स इन एन इंडियन वर्किंग अब्रॉड फॉर ओवर अ ईयर आर नॉट काउंटेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट। बट जितने भी टूरिस्ट इंडिया में होंगे, ठीक है, फॉरेनर डिप्लोमेट्स इंडिया में होंगे, ठीक है, फॉरेनर जो जितने भी ऑफिसर्स आते हैं वो भी अगर इंडिया में आ रहे वो भी हमारा क्या नॉर्मल रेजिडेंट में पार्ट नहीं होंगे। बट इंडियन वर्किंग अब्रॉड फॉर ओवर अ ईयर, अब इंडियन बाहर जाके काम कर रहा है एक साल से ज्यादा, तो वो क्या है उनका नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर है। चलो, हु आर नॉट, अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन नहीं होते हम लोग समझ लेते हैं, क्लियर है। फॉरनर, टूरिस्ट, विजिटर्स हु विजिट कंट्री, रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट, कॉन्फ्रेंस, अगर इन सब चीजों के लिए कोई इंडिया में आ रहा है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होगा। फॉरेन स्टाफ एम्बेसी, जितने भी एम्बेसी के फॉरेन स्टाफ है, ठीक है, ऑफिशियल्स है, डिप्लोमेट्स है, मेंबर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स है, बाहर के लोग जितने भी हैं, अगर इंडिया में हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रहे हैं तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये सारे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होंगे। ये जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये उस कंट्री के ही पार्ट होंगे, ठीक है। दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल एरिया के क्या होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, क्लियर है। जो अपने यहाँ पे एक साल से ज्यादा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आ रहा है, वो सारे हमारे क्या होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, क्लियर। बहुत इजी सी टर्म है, इतना ज्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें समझो सारे समझ में आ जाएगा। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप ध्यान समझना, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं आर कंसिडर एज रेजिडेंट ऑफ अ कंट्रीज टू विच दे बिलोंग, नॉट टू इंटरनेशनल एरिया, ठीक है। अगर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जितने भी यूएनओ,
WHO में काम कर रहे हैं वो उसी कंट्री का पार्ट माने जाएंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। सपोज इंडिया से कोई बंदा गया है यूएनओ में काम करने, WHO में काम करने, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का होगा? इंडिया का ही होगा, ठीक है। नॉट बिलोंग ऑफ द इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल एरिया का पार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द अमेरिका। अब यूएनओ ऑफिस क्या है? इंडिया में है, बट उसमें कौन काम कर रहा है? बाहर का बंदा काम कर रहा है, तो वो वहां का रेजिडेंट का माना जाएगा, अमेरिका का, ना कि इंडिया का। क्लियर है? चलो, जितने भी क्रू मेंबर्स हैं फॉर फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर, जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं, क्रू मेंबर्स जो एरोप्लेन में इधर से उधर ट्रांसफर सॉरी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे क्या होंगे? उसी कंट्री का पार्ट होंगे जिससे वो बिलोंग कर, ठीक है। बॉर्डर वर्कर हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर, जितने भी लोग हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे रह रहे हैं, तो वो अपनी ही कंट्री का पार्ट होंगे रादर देन दूसरी कंट्री का पार्ट। दे ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव, जहां पे वो रहते हैं, एंड नॉट वेयर दे वर्क, ठीक है। अब जैसे अमेरिकन सोल्जर्स आ गए इंडिया की बाउंड्री पे, मतलब इंडिया के बॉर्डर्स पे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंडिया की हेल्प करने आ गए, तो क्या अमेरिकन सोल्जर्स इंडिया के पार्ट हो जाएंगे? नहीं, वो अपने कंट्री के क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, अब जैसे पिछले स्लाइड में क्वेश्चन थे, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर वो कमेंट बॉक्स में लिख के दे दो। क्लियर है? चलो, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। ये बच्चों याद कर लो, पेपर में बहुत आता है। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर क्या क्या नहीं आते हैं, ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से समझ लो, देख लो, पेपर में बहुत आता है, ठीक है। चलो, इसके आंसर्स मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। देन हु आर द सिटीजन? हमने नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा, अभी सिटीजन क्या होता है? सिटीजनशिप नाम सुना होगा आपने, राइट? तो ये सिटीजन कौन होते हैं, ठीक है। सिटीजन क्या होते हैं? सिटीजन आर द पीपल हु लीगली, ध्यान सुनो, ये लीगली बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू द कंट्री वेयर दे हैव लीगल राइट, जिसके लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं अमेरिका में जाके एक साल से ज्यादा काम कर लूं, ठीक है, तो मैं वहां का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाऊंगा। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर वहां पे मेरे को लीगली राइट चाहिए, मैं अगर वोट करना चाहूँ वहां पे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पे मेरे को लीगल राइट्स नहीं मिल पाए, ठीक है, क्योंकि मैं वहां का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। क्लियर है? अब इसको यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं कि सिटीजन क्या होते हैं? जो लीगली बिलोंग करते हैं कंट्री से, और दे हैव लीगल राइट टू, मतलब लीगल राइट एंड ड्यूटीज, उनके लीगल राइट और ड्यूटीज होते हैं। ये किस बेस होते हैं? लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बेस होते हैं। नेशनलिटी और पासपोर्ट, जितने भी लोग हैं इंडिया के, उनके पास पासपोर्ट होता है, तो जैसे कहीं भी जाते हैं ना, तो क्या होता है? पासपोर्ट दिखाओ अपना, तो पासपोर्ट से क्या पता चलता है आपकी, आप कहाँ की सिटीजनशिप है आपकी, ठीक है। चलो, कहाँ के नागरिक है वो आप, ठीक है। परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द कंट्री, और जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ के सिटीजन हो, तो वहाँ की मेंबरशिप आपको मिलती है, वहाँ के सारे राइट्स आपको मिलते हैं। क्लियर है? चलो, अब एग्जाम्पल होता है सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इंडिया के सिटीजन जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? पीपल बॉर्न इन इंडिया, या तो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। पीपल हुज पेरेंट आर इंडियन, जिसके पेरेंट्स इंडियन हो वो, ठीक है। पीपल हु गॉट इंडियन सिटीजनशिप लीगली, ठीक है, अगर वो लीगली उसको सिटीजनशिप मिल गई है, और लीगली कैसे मिलता है उसके बहुत सारे क्राइटेरिया है। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है? चलो, सिटीजन है द, सिटीजन के कुछ अपने राइट्स होते हैं। क्या क्या राइट्स होते हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंट को नहीं मिल पाते हैं? क्या है? राइट टू वोट, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कर पाएगा। राइट टू होल्ड पासपोर्ट, नॉर्मल रेजिडेंट को पासपोर्ट उसी सिटीजन का, उसी जगह का मिलेगा जहां का वो सिटीजन होगा। क्लियर है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लीगल राइट्स है वो सारे उसको मिलेंगे। क्लियर है? चलो, फंडामेंटल राइट्स, एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अब यहाँ पे जितने भी सिटीजन है वो सारे क्या है? एलिजिबल होते हैं किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए। बाहर का नॉर्मल रेजिडेंट बंदा नहीं यहाँ पे आके गवर्नमेंट जॉब दे सकते, ठीक है। चलो, इंडियन सिटीजन कैन राइज इन टू वे, दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, मतलब दो तरीके से इंडियन सिटीजन ले सकते हैं। या तो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए तो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कि जो बंदा बॉर्न हो रहा है इंडिया में, ठीक है, और उसको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजनशिप बन जाता है, ठीक है। अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अगर वो बाहर आउटसाइड इंडिया हो रहा है, अप्लाई सिटीजनशिप, इंडियन लॉ अलाउ हिम टू बिकम सिटीजन, अगर इंडिया के लॉज उसको अलाउ कर देते हैं सिटीजनशिप बनने के लिए, किसका? इंडिया का, तो हम लोग क्या कहते हैं? तो वो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है।
सिटीजनशिप के बीच में और रेजिडेंसी के बीच में, ठीक है, जो हमने नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा। एक बार इसको देख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेना, बहुत इजी है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम लोग पूरा चैप्टर क्या है खत्म कर लो। अब फैक्टर इनकम, ये भी हमारा एक टॉपिक है। ये सारे जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा, नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा, सिटीजनशिप पढ़ी, सिटीजन पढ़े क्या होते हैं। अब ये जो जितने भी सारे टॉपिक्स आ रहे हो, सारे के सारे आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जो जो हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे उनमें सब में ये काम आएगा। क्लियर है? अभी फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्या समझाया था, फैक्टर प्रोडक्शन बताया था। जो लाला का एंटरप्राइज, उनके बदले में क्या मिलता है हमको? रेंट। लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट, ठीक है। लैंड के बदले क्या मिलता है? सॉरी, लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये हमारे सारे क्या है? फैक्टर इनकम। कहने का मतलब है, अगर किसी चीज को यूज करके बदले में हमको कुछ ना कुछ इनकम मिल रहा है, इनकम मिल रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम अर्न्ड बाय द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जितने भी पैसे कमाए गए किसके थ्रू? ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर कौन होते हैं, उनको जितने भी इनकम अर्न होती है उसी को हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। क्लियर? दिस सर्विस इंक्लूड यूज लैंड। लैंड को यूज करके क्या मिलता है बच्चों? बताओ। लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको यूज करके क्या मिलता है? कमेंट में जरूर जरूर लिख के जाना, ठीक है। सिंस दिस इनकम अराइजेस थ्रू पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन, और ये इनकम तभी मिल पाती है जब ये सारी चीजें क्या है? प्रोडक्शन का पार्ट बनती हैं, ठीक है। लैंड अगर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, उसके बदले आपको रेंट देना पड़ेगा ना। अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई बंदा आके काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, तो उसको आपको वेजेस देने पड़ेंगे। जितने भी लोग प्रोडक्शन के अंदर पार्ट करते हैं, प्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, उस सबको कुछ ना कुछ का इनकम मिलती है। क्लियर है? फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडिंग नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको मार्क कर लेना। जितनी भी फैक्टर इनकम है वो सारी की सारी हमारे नेशनल इनकम के अंदर काउंट होंगी। क्यों होंगी? आगे आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। इतना याद रखो कि फैक्टर इनकम हमारा नेशनल इनकम में काउंट होगा, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया। अब आता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? बेसिक सी बात है, फैक्टर इनकम फैक्टर से मिला, ट्रांसफर इनकम जब मैं किसी को ट्रांसफर कर दूं, ठीक है। अब ये ट्रांसफर इनकम क्या होता है? इनकम रिसीव्ड विदाउट, समझ लो ध्यान से बच्चों, विदाउट परफॉर्मिंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है। जैसे मेरे को क्या है, स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है, तो क्या मैंने कुछ बदले में उनको दिया? नहीं दिया। मेरे को तो एज अ गिफ्ट मिल गया ना। सपोज कोई भी मेरे को अगर गिफ्ट देके जाता है, तो गिफ्ट का मतलब क्या? मैंने कुछ प्रोड्यूस किया? नहीं किया। मैंने उनको कुछ पैसे दिए? नहीं दिए। तो मेरे को क्या है? गिफ्ट देके गए। जब भी वहां पे गिफ्ट हो, ओल्ड एज पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो, पॉकेट मनी हो, ये सारे हमारे क्या है? ट्रांसफर इनकम होती है, जब हम किसी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आपको जैसे पैसे चाहिए होते हैं ना, मम्मी से पॉकेट मनी मांग लेते हो, मम्मी मेरे को 100 रुपए दे दो, कहीं पे करना है। तो जो मम्मी ने पैसे पे करे, आपने कुछ मम्मी को मतलब कुछ दिया? नहीं ना। उनके बदले में काम किया? नहीं ना। तो उन्होंने आपको ऐसे ट्रांसफर कर दिए। तो जितने भी पॉकेट मनी वगैरह होंगे सारे ट्रांसफर इनकम होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान समझो क्या कह रहे हैं, विदाउट परफॉर्मिंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। आपने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, बदले में आपको पैसे मिल गए, इनकम मिल गई, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। ये यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मीनिंग नो एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज टेक प्लेस। इसके अंदर कोई भी गुड एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पैसे ट्रांसफर होते हैं, या इनकम ऐसा होता है कि आपने कुछ किया नहीं है, बदले में आपको कुछ मिल गया, ठीक है। ट्रांसफर इनकम एक्सक्लूड फ्रॉम द नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होता? भी आगे बताऊंगा सारी चीजें। इट मे बी रिसीव डोमेस्टिकली और फॉरेन कंट्री। ये चलो, ट्रांसफर इनकम समझ गए होगे, फैक्टर इनकम समझ गए। फैक्टर इनकम हमारा नेशनल इनकम में काउंट होता है, और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। चलो, ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या ओल्ड एज पेंशन देती है लोगों को जो ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एड देते हैं कि कोई भी अगर ओल्ड एज में लोग हैं, ठीक है, जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं, वो क्या काम नहीं कर पाते बदले में ना। और कई बार होता है कि उनके पास कुछ होता भी नहीं है खर्च करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, गवर्नमेंट क्या उनको एज एन एड की तरह फाइनेंशियली एड देती है, उनको हेल्प करती है। क्लियर है? चलो, ये हमारी ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। रिटायरमेंट पेंशन, अब एक बहुत ध्यान सुनना, रिटायरमेंट पेंशन जो मिलती है, क्या वो ट्रांसफर इनकम है या फैक्टर इनकम है? मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है। वैसे मैं भी बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो,
रिटायरमेंट पेंशन जो होती है ना हमारी, वो क्या होती है, ट्रांसफर इनकम नहीं होती है, वो फैक्टर इनकम का पार्ट होती है। अब सपोज देखो, जो रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं वो मेरे ही पैसे होते हैं, वो कुछ गवर्नमेंट क्या है उसको सेव करके रखती है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे को धीरे धीरे करके क्या है, रिटायरमेंट के बाद मेरे को पैसा मिलता जाएगा, इसलिए वो फैक्टर इनकम का पार्ट होता है। ठीक है, कंसिडर इज डिफर्ड वेजेस फॉर अर्लियर फैक्टर सर्विस, जो हम पहले फैक्टर सर्विस दे के आ चुके हैं उसके पैसे हमको मिलते हैं, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट पेंशन। बट ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, रिटायरमेंट पेंशन हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगी, ये याद रखना। क्लियर है? गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांसफर इनकम, अभी गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांसफर इनकम क्या होते हैं, जितने भी टैक्सेस रिसीव होते हैं तो गवर्नमेंट ने बदले में हमको कुछ, मतलब जो हमने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, उस टैक्स के पैसे से, जो सपोज मैंने 100 रुपए पे करे गवर्नमेंट को, तो उस 100 रुपए से उन्होंने, गवर्नमेंट ने कुछ बनाया, कुछ किया नहीं ना, तो मतलब अब आपको होगा कि रोड बनाते हैं हमारे लिए, ब्रिजेस बनाते हैं, ये सब करते हैं ना बच्चे, वो क्या है टोटल इनकम को मिला के, ठीक है, सारे टैक्सेस को मिला के कुछ लोन भी लेते हैं, उससे भी बना मिलके वो क्या चीजें बनाते हैं, जरूरी नहीं वो उसी टैक्स के पैसे से क्या है रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए। इसलिए टैक्स का पैसा जितना भी रिसीव होता है गवर्नमेंट के थ्रू ट्रांसफर इनकम है, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। These are the transfer income as no productive services is offered in return, कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस रिटर्न में हमको नहीं मिल रही है। क्लियर है बच्चों? चलो, अब सब्सिडीज जितने भी पे करते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफर इनकम का पार्ट होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होते हैं। क्लियर है? ये भी ट्रांसफर इनकम होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। क्लियर? इसको ध्यान रखना। हमने अभी तक क्या देखा, डोमेस्टिक टेरिटरी देखा, नॉर्मल रेजिडेंट देखा, सिटीजन देखे कौन होते हैं, फिर हमने देखा फैक्टर इनकम क्या होते हैं, ये नेशनल इनकम के अंदर ऐड होते हैं, और ट्रांसफर इनकम का देखा नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं होते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये ऐड क्यों होता है, ये ऐड क्यों नहीं होता। ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पार्ट है, ये टू वे ट्रांसफर होता है, टू वे हमारा क्या है ट्रांजेक्शन होती है, उनसे बदले में मैंने कुछ लिया, उनको बदले में मैंने कुछ दिया। फैक्टर इनकम में, ट्रांसफर इनकम में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, प्रोडक्शन एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं होता, इसलिए ये क्या है हमारा नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं होता है। चलो, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। ये क्या भला है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अ ट्रांसफर दैट इज मेड आउट ऑफ द इनकम, जितने भी ट्रांसफर जो इनकम से लिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम, सॉरी करंट ट्रांसफर। ठीक है, और ये कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है, जब हम लोग वेल्थ में से, पेयर के वेल्थ में से ले तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, वो हम लोग कैपिटल ट्रांसफर होता है। बेसिकली एक चीज याद रखो कि ये क्या कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है, जैसे गिफ्ट्स, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, ये कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है। और दूसरा ये होता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ये क्या है कैपिटल बनाने के लिए, जैसे कि वॉर डैमेजेस के लिए, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन्स। ये मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रांसफर इनकम है इनके ये क्या है पार्ट है। पेपर के पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार इसको गो थ्रू कर लो, पूछ जाए तो लिख लेना। ठीक है, चलो, और नेक्स्ट टॉपिक इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मैं आपको ऐसे चुटकी में खत्म करा दूंगा कि पता भी नहीं चलेगा ये कुछ इतना मुश्किल टॉपिक था भैया। कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है, बट ध्यान सुनते जाना, और अगर समझ में आए तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्लियर हो गया। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे हमारा है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ये फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं समझ लेते हैं। चलो, फाइनल गुड्स जो हम लोग फाइनल गुड आर दोज गुड्स आर रेडी फॉर कंजम्पशन, जो हमारे लिए कंजम्पशन के लिए रेडी होते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे मैंने कोई मशीन खरीद ली, ठीक है, मैंने मशीन खरीद ली, कौन सी मशीन, स्विंग मशीन खरीद ली। स्विंग मशीन पता है ना बच्चों क्या होता है, स्विंग मशीन का मतलब क्या होता है, सिलाई मशीन। ठीक है, जो चलती है पैर से और हाथ से भी चलती है। ठीक है, तो स्विंग मशीन क्या होती है, जिससे हम लोग कपड़े सिलते हैं। ये मैंने खरीदी, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, कपड़े सिल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैंने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया ना, उसको मैंने यूज कर लिया ना, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो जाएगा और कंजम्पशन पर्पस के लिए। और बट एक चीज ध्यान रखना, फाइनल गुड्स जो है आर नॉट यूज अगेन फॉर प्रोडक्शन और रीसेल। ये फाइनल गुड्स जो है अगेन प्रोडक्शन के लिए नहीं जाते हैं, इसको हम लोग फाइनल क्या है कंज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है? याद रखना, हमारे जो फाइनल गुड्स है वो दो तरह के गुड्स होते हैं। कौन से, कंज्यूमर गुड और एक कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड, जैसे मैंने ब्रेड खरीद ली खाने के लिए, ठीक है, ब्रेड ले ली, उसको मैंने खा लिया ना, तो मेरा क्या हो जाएगा कंज्यूमर गुड। और कैपिटल गुड क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपके सामने खरीदी थी ना स्विंग मशीन, तो हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल गुड। ठीक है, परचेज बाय फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट,
कोई भी फर्म खरीदे क्या, कैपिटल गुड्स, ठीक है, मशीनरी खरीदे प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या होगा, हमारा किसका पार्ट होगा, फाइनल गुड्स का ही पार्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है कंज्यूमर गुड जो कंज्यूम कर लेते हैं, दूसरा होता है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड वो गुड होते हैं जो कि कोई भी फर्म खरीदता है किसी फर्दर प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है, याद रखना। चलो, ये दो तरह के होते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर होते हैं दो जगह पे होते हैं, ठीक है, दो फाइनल गुड्स पे होते हैं। दो कौन से होते हैं हमारे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितने भी हाउस होल्ड होंगे, ठीक है, वो कंज्यूम करने के लिए अगर खर्चा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितने भी प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई और चीज बनाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है, याद रहेगा। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। याद रहेगा, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। चलो, अब फाइनल गुड आर नॉट रीसोल्ड। ये बहुत बच्चों याद, ध्यान से याद रखना कि फाइनल गुड्स क्या है, हमारा रीसेल के लिए नहीं लिया जाता। मैंने अगर ब्रेड ली है, अगर मैं उसको बेच दूंगा आगे, तो वो फाइनल गुड्स के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी नहीं ली जाती है, ठीक है। यूज फॉर, जैसे मैंने ब्रेड लिया, ठीक है, ब्रेड लिया, अगर मैंने कंज्यूम कर लिया तो फाइनल गुड है। अगर मैंने इसको आगे रीसेल कर दिया तो फाइनल गुड का पार्ट नहीं होगा। एक और चीज बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर मैंने ब्रेड ली, ब्रेड लेके मैंने उससे क्या केक बनाया, ठीक है, ब्रेड लेके मैंने क्या केक बनाया और केक मैंने आगे बेच दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल गुड नहीं होगा बच्चों, ये मेरा इंटरनेट गुड हो जाएगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। इससे मैंने क्या है, दूसरी चीज बना दी ना, तो ये मेरा क्या होगा, फाइनल गुड नहीं होगा। अगर मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ तो फाइनल गुड है, ठीक है। अगर मैं खुद कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, इसको चेंज करके कुछ और बना के बेच दे रहा हूँ, तो वो फाइनल गुड का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। दे आर कंसिडर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। और बेसिक सी बात हो, जब मैंने ब्रेड केक बना के बेचने के लिए दी, तो जो ब्रेड है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर का पार्ट है। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब यहाँ पे कह रहा है दे आर कंसिडर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। अभी ये पूरी तरीके से प्रोडक्ट नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि ब्रेड को बना के मेरे को और क्या बनाना है, केक बनाना है, तो अभी ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, ठीक है। क्लियर है, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर कौन होता है, जो बन के तैयार हो जाता है उसको बस कंज्यूम करना होता है, तो क्या प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होता है। तो ये ब्रेड अभी क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। क्लियर है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको रब कर देता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स पढ़ लिया। फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, एक हमारा क्या होता है कंज्यूमर गुड, दूसरा हमारा क्या होता है कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड्स वो गुड होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करे जाते हैं। और कैपिटल गुड क्या होते हैं, जिससे हम लोग कुछ और सामान बनाए, ठीक है, जो हम लोग जो फॉर्म खरीदते हैं किसी और प्रोडक्शन के लिए। जैसे मैंने स्विंग मशीन खरीदी, मैं कपड़ा बना के, मतलब कपड़ा बना हुआ था, उससे मैं क्या कपड़े सिल के बेच रहा हूँ, तो मशीन तो मैं यूज कर रहा हूँ ना बच्चों, तो वो मशीन क्या होगा, फाइनल गुड्स का पार्ट होगा। क्लियर है, चलो। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरनल गुड्स आर दोस गुड व्हिच आर एदर यूज्ड फॉर रीसेल, ठीक है, ये रीसेल के लिए होते हैं। क्या हमारा फाइनल गुड रीसेल के लिए था, नहीं था, ठीक है। यूज फर्दर इन द सेम ईयर टू प्रोड्यूस अदर गुड। ये लाइन बहुत ध्यान समझना, इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है, कह रहा है यूज फर्दर इन द सेम ईयर। सपोज जो इस साल मैंने लिया उसी साल के अंदर क्या है, मैं उसको यूज करूंगा और प्रोड्यूस करूंगा दूसरे गुड को, ठीक है। इस चीज का याद रखना कि जो आपका इंटरनल गुड है वो उसी साल ही यूज होना चाहिए। अगर अगले साल जाएगा उसका क्या काम होगा, कैसे उसको ट्रीट करेंगे, वो मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा, ठीक है। चलो, गुड्स फॉर रीसेल। अब ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स दो तरह के होते हैं, कुछ चीज होते हैं रीसेल के लिए लिया जाता है और कुछ होता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए लिया जाता है। जैसे मैंने आपको ब्रेड बताया था, ब्रेड से केक बनाया था, तो मैंने ब्रेड को चेंज कर दिया ना, किस में, केक में, तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो गया। तो ये हमारा क्या है, वो वाला जो केक बना था उसमें जो ब्रेड यूज थी वो हमारा क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। क्लियर है, और अगर मैं वही ब्रेड बेच देता आगे जाके, तो वो मेरा रीसेल पर्पस ही होता। समझ में आ रहा है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजीली क्लियर होता जाएगा, समझते जाओ। क्लियर है। अब यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क क्या है, मैंने फिर से बेच दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, इंटरनेट गुड का पार्ट हो गया। अब यही मिल्क क्या है, मैंने क्या स्वीट्स बनाने के लिए यूज कर लिया,
तो ये मेरा क्या इंटरमीडिएट गुड का पार्ट है, क्योंकि मैंने इससे क्या फर्दर प्रोडक्शन कर लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखना इंटरमीडिएट गुड्स के क्या क्या हमारे पार्ट्स होते हैं, मतलब क्या इसके की फीचर्स हैं। ये क्या हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर नहीं रहते, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था। ठीक है, अगला कह रहा है नॉट ऑल परचेज बाय द फर्म आर इंटरमीडिएट। जितनी भी चीजें फर्म्स खरीदती हैं सारी इंटरमीडिएट नहीं होती हैं, क्योंकि कैपिटल अगर मैंने मशीन खरीद ली एज अ फर्म होल्डर, अगर मैं फर्म हूं तो मैंने अगर मशीन खरीदी है किसी चीज को बनाने के लिए, तो वो मैं फाइनल गुड्स के अंदर मानूंगा। ठीक है, क्योंकि मशीन को मैं यूज कर रहा हूँ किसी और पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे मैंने स्विंग मशीन खरीदी, ठीक है, तो मैंने कपड़े सिलने के लिए स्विंग मशीन खरीदी, मैं एज अ फर्म हूँ, टेलर हूँ मैं। ठीक है, मैं फर्म हूँ तो मैंने सिलाई मशीन खरीदी कपड़े बेचने के लिए, तो वो जो सिलाई मशीन खरीदी वो मेरा फाइनल गुड्स का पार्ट है, कैपिटल गुड्स का पार्ट है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं मिल्क ले रहा हूँ, उससे स्वीट बना दे रहा हूँ, स्वीट्स बना दे रहा हूँ, तो जो मिल्क है वो इंटरमीडिएट गुड का पार्ट है, क्योंकि मैं मिल्क की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, किसमें? स्वीट्स में। एक चीज याद रखो, एक चीज और चीज बता रहा हूँ, अगर मैं मशीन की प्रॉपर्टी पूरी चेंज कर दूं और उसको बना के कुछ और बेचूं, तो मेरा इंटरमीडिएट गुड का पार्ट होगा। और अगर मशीन को यूज करके मैं कुछ और बना रहा हूं, तो मेरा कैपिटल गुड का पार्ट होगा, जो कि फाइनल गुड्स के अंदर आता है। ये याद रखना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इतना आसानी से, मतलब इतना इजी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, इतने इजी तरीके से। चलो नाउ इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो डिराइव डिमांड क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है देयर डिमांड डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ द फाइनल गुड्स, की ऑब्वियसली बात है कि इंटरमीडिएट गुड्स का डिमांड कब होगी? जब फाइनल गुड्स की बात होगी, जब फाइनल गुड्स की डिमांड होगी तभी वो क्या है हमारा बनता है। क्लियर? शुगर यूज टू मेक स्वीट्स, अगर स्वीट्स की डिमांड है तो शुगर की भी डिमांड होगी। क्लियर है? ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक एयरक्राफ्ट परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री सर्विसेज आर कंसिडर्ड एज द इंटरमीडिएट सिंस दे हेल्प इन प्रोवाइड फॉर डिफेंस सर्विसेज नॉट फॉर द सेल इन द मार्केट। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान समझना, कुछ ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ड्यूरेबल गुड होते हैं जैसे ट्रक एयरक्राफ्ट, जो कि गवर्नमेंट खरीदती है। क्या है? गवर्नमेंट खरीदती है किसके लिए? मिलिट्री सर्विस के लिए। वो हमारा किसका पार्ट होगा? इंटरमीडिएट गुड का पार्ट होगा। क्लियर है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ये सेल के लिए नहीं है मार्केट में, वो क्या डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारी डिफेंस सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हमारा इंटरमीडिएट गुड का पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देता हूं मैं। एक माइलर है, ठीक है, उन्होंने क्या है बीट खरीदा है 700 रुपए का, और उसने क्या है बीट को क्या है कन्वर्ट कर दिया 1000 रुपए में, जो फ्लावर बना दिया उन्होंने बीट खरीदा है और उसने उसको किस में बदल दिया है? फ्लावर में बदल दिया, फ्लावर मतलब आटे में बदल दिया। ठीक है, उसने क्या है 1000 रुपए क्या है मार्केट में बेचा जब उसने फ्लावर को, बीट खरीदा, ठीक है, उसको मार्केट में बेच दिया फ्लावर। ठीक है, इधर फ्लावर बेच दिया, ये 700 का था और ये 1000 रुपए का बेच दिया। मार्केट में क्या माना जाएगा? ये 1000 रुपए मान जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या है 1000 रुपए आ गए। जितने भी फाइनल गुड्स होते हैं, मैंने आपको याद है लास्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में काउंट होता है। ठीक है, सॉरी फैक्टर इनकम आपका क्या नेशनल इनकम काउंट होता है, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होता। ऐसे ही फाइनल गुड्स जो है आपके नेशनल इनकम के अंदर काउंट होते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स आपके नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होते हैं। क्यों? अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली इसको क्या बता रहा है ये कि जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड है वो हमारा ऑब्वियसली इसके अंदर जुड़ा हुआ है, 700 रुपए के अंदर जुड़ा हुआ है, तभी तो उसने 1000 रुपए का बेचा होगा। जब ऑब्वियसली बात है, मेरे को बात बताओ, जब आप कोई आगे सामान बेचोगे तो जितने खरीदा वो भी तो उसमें डालोगे या जेब से लगाओगे। तो 700 रुपए का उसने बीट खरीदा था, जब आटा बेचेगा 1000 रुपए का, तो इसको 700 रुपए इसके अंदर इंक्लूड है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं फाइनल गुड्स को हम लोग क्या करते हैं कि किसमें ऐड करते हैं? नेशनल इनकम के अंदर ऐड करते हैं। चलो एक चीज याद रखना, जितने भी इंटरनेट गुड्स होते हैं वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होते हैं, वो आइदर या सोल्ड अगेन होगा या प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होगा, और टू बी प्रोड्यूस अदर गुड इन द सेम ईयर। बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज याद रखो, सेम ईयर के अंदर ही प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, कुछ बच गया, अगर रॉ मटेरियल अगर बच गया, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे आगे बताऊंगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, जितने भी इंटरगुड है उसको उसी साल में ही ट्रीट करेंगे, उसी साल का ही गिनेंगे। क्लियर है? चलो अब ये कैसे क्लासिफाई करें कि कौन सी चीज इंटरमीडिएट गुड है, कौन सी चीज हमारी
फाइनल गुड है, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इनटू इंटरमीडिएट गुड एंड द फाइनल गुड डिपेंड ऑन देयर एंड यूज। ध्यान समझो, एंड यूज क्या है उसका। जैसे मैंने स्विंग मशीन खरीदी, सिलाई मशीन खरीदी, अब उससे मैं क्या है, कपड़े बना के, कपड़े सिलाई सिलाई करके आगे बेच रहा हूँ, तो मेरा फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने स्विंग मशीन खरीदी आगे बेचने के लिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। तो उसका एंड यूज क्या है डिपेंड करता है। मैंने अभी क्या बताया, ब्रेड ली थी, ठीक है। ब्रेड अगर मैं खुद खा रहा हूँ, ठीक है, ब्रेकफास्ट में खा रहा हूँ, ठीक है, ब्रेकफास्ट में खा रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा। इसी ब्रेड से मैं क्या केक बना रहा हूँ, और केक बना के मैं क्या मार्केट में बेच दे रहा हूँ, तो इसका फाइनल यूज क्या है, ब्रेड का मार्केट में चला जा रहा है केक बन के, तो ये हमारा क्या है, इंटरनेट गुड का पार्ट हुआ, ठीक है। चलो क्लियर है। सेम प्रोडक्ट कैन बी इधर इंटरमीडिएट और फाइनल बेस्ड हाउ इट इज यूज। सेम प्रोडक्ट जो है ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट होता है और फाइनल होता है, डिपेंड करता है कि वो क्या है उसका एंड यूज, ठीक है। जैसे मैंने ब्रेड बताया था ना, यही ब्रेड हमारा फाइनल भी हो सकता है, यही ब्रेड हमारा क्या इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है उसका फाइनल यूज क्या है। इफ द गुड इज यूज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, वो क्या है, फाइनल गुड है। अगर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, तो हमारा क्या है, इन द सेम ईयर, बार बार बोल रहा हूँ, इन द सेम ईयर, याद रखो, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। और एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे दे के बता चुका हूँ सारी चीजें। गुड्स फॉर रीसेल, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड हम पढ़ चुके हैं, की करंट टैक्स ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सात चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार इसको देख लेना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। विच गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, फाइनल और इंटरमीडिएट, बताना, ठीक है। चलो, व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री, क्या होता है ये भी आप बताना, मैं अभी थोड़ी देर पहले सब बता चुका हूँ, क्लियर है। चलो सेम चीज, ओनली फाइनल गुड विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम, क्यों होगी, क्योंकि फाइनल गुड हमारे नेशनल के अंदर काउंट होता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड आर एक्सक्लूडेड बिकॉज देयर वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूड इन द फाइनल गुड। मैंने पीछे एक चीज बताई थी कि 100 रुपए का क्या है, सॉरी 700 रुपए का क्या है, वीट था, उसने कितने का बेचा, 1000 रुपए का, तो इस 1000 रुपए के अंदर क्या है, 700 रुपए इंक्लूड है ऑलरेडी, है ना। तो वही कह रहा है फाइनल गुड्स के अंदर हमारा इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स ही लेते हैं नेशनल इनकम के अंदर। अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स का भी ले लें, फाइनल गुड्स का भी ले लें, क्या प्राइस ले लें, ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें, तो हमारी डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, इसका पैसा भी 700 जुड़ जाएगा, ठीक है, और इसका पैसा भी 700 रुपए इसमें है ही ऑलरेडी, तो ये पे 2 बार जुड़ गया ना, तो इट मीन्स क्या है, डबल काउंटिंग को हटाने के लिए, इसलिए हम लोग क्या है, सिर्फ फाइनल गुड्स को ही लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये डबल काउंटिंग की है। टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ द डबल काउंटिंग विच वुड इन्फ्लेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन द इकोनॉमी, हमारे एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ है उसको बहुत ज्यादा करके दिखाता है, कौन, अगर हम लोग फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड को क्या है, जोड़ दे सकते हो, ठीक है। चलो, ये सारा अगर फार्मर ने सेल किया है मिलर को वीट, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, क्योंकि मिलर के यहाँ पे क्या करेगा, आटा बनाएगा। अब मिलर के यहाँ पे क्या करेगा, फ्लावर बनाएगा, ठीक है, वीट से, और फ्लावर क्या है, वो आगे बेच दिया और लोगों ने कंज्यूम कर लिया, तो जितने का प्रोडक्शन हुआ था वो प्रोडक्शन हमारा क्या है, फाइनल गुड के अंदर आएगा। तो इसलिए हमने क्या बोला, ओनली द वैल्यू ऑफ द फ्लावर विल बी काउंटेड नेशनल इनकम, जो कि हमारा क्या फाइनल गुड है, ठीक है। चलो, इंटरमीडिएट गुड मस्ट बी यूज इन द सेम ईयर, मैं आपको बार बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट गुड सेम ईयर में यूज होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड कंज्यूम विद इन द सेम ईयर दे आर परचेज, अगर उस साल में नहीं होता कंज्यूम, तो क्या होता है, इफ दे आर नॉट फुली यूज द लेफ्ट ओवर पोर्शन इज ट्रीटेड एज द फाइनल गुड, जो लेफ्ट ओवर जो सामान होगा वो हम लोग फाइनल गुड्स ही मान लेंगे, अगले साल नहीं जाएगा वो। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है, इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं है तो कमेंट करके पूछ लेना। सब समझा दिया है, इसको एक बार देख लेना, सारा एक एक चीज डिटेल में समझाई है। आई होप किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलो ये पढ़ लेना इसको एक बार, और ये इसके आंसर्स मेरे को क्या कमेंट सेक्शन में चाहिए सबके, ध्यान सुनाई दे रहा है। चलो अब एक चीज और ध्यान सुनो, एक होता है हमारा कंजम्पशन गुड और एक होता है हमारा कैपिटल गुड, पढ़ के आए हैं।
कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड कौन से थे? फाइनल गुड का ही पार्ट है कंज्यूमर गुड, ठीक है। कैपिटल गुड कौन सा है? फाइनल गुड का ही पार्ट है कैपिटल गुड। अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आ चुके हैं, ध्यान सुनो बच्चों। हम लोग फाइनल गुड्स पढ़ के आ चुके हैं और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ के आ चुके हैं। फाइनल गुड्स के दो पार्ट थे, क्या थे? एक कंज्यूमर गुड और एक हमारा क्या था? कैपिटल गुड, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आईसी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो पहले हम लोग पढ़ेंगे कंजम्पशन गुड क्या होते हैं। कंजम्पशन गुड ऐसे गुड होते हैं दे डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट यूज्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर जो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं और उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारे कंज्यूमर गुड होते हैं। दे आर नॉट प्रोड्यूस फॉर अदर गुड। ये क्या है? कुछ और चीज नहीं बनाते। जैसे मैं शर्ट लेके आया, शर्ट इसको पहन ली, पहन के मैं घूम रहा हूँ, है ना, तो ये सारी मेरी क्या है? कंजम्पशन गुड है। क्लियर है? इसमें 4 तरह के गुड्स होते हैं, जिसको बोलते हैं, एक निमोनिक है, डोंट से नो सर। तो डी फॉर ड्यूरेबल गुड्स, एस फॉर सेमी ड्यूरेबल, एन फॉर नॉन ड्यूरेबल, एस फॉर सर्विसेज। क्लियर है? तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से होती हैं? जो कि 1 साल से ज्यादा, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए चले, ठीक है, सेवरल ईयर्स तक चले, बहुत सालों तक चले। जैसे टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, है ना, हर साल चेंज करते होगे फ्रिज आप लोग, है ना। तो इसका मतलब क्या है? फ्रिज हमारा क्या है? ड्यूरेबल गुड है। सेमी ड्यूरेबल जो कि चल जाए, मतलब 1 साल तक या उससे 1 साल से ऊपर थोड़ा, ठीक है। जैसे क्लोथ्स, शूज, क्रॉकरी। अब बोलोगे भाई मैंने तो 2 साल तक जूते चलते हैं, चल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ये, ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है। नॉन ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड क्या होते हैं? ये सिंगल यूज गुड होते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल में जैसे फ्रूट्स हो गए, ठीक है, उसको हम इमीडिएटली हमने क्या खा लिया, खत्म कर दिया। ब्रेड, मिल्क, पेपर, फ्रूट ग्रेन्स, ये सारे हमारे क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड है। सर्विसेज, सर्विस का आपको पता ही है कि बैंकिंग, टीचिंग, मेडिकल सर्विस, ये सारी हमारी क्या है? सर्विस का पार्ट है। ये सारे हमारे क्या है? कंजम्पशन गुड है। कोई दिक्कत समझ में? मतलब समझ तो आएगी आपको, बहुत इजी सा है। क्लियर? इसमें और क्या समझो। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड। कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड क्या होता है? मैनमेड गुड होता है, यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग अदर गुड एंड सर्विसेज। बहुत बच्चों ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज को बनाने में काम आता है, ठीक है, ना कि खुद टूट फूट के कुछ और बन जाता है। अगर खुद टूट फूट के कुछ और बन जाएगा तो वो इंटरमीडिएट गुड का पार्ट है। जैसे ब्रेड अपने आप की प्रॉपर्टी चेंज कर देती है ना, क्या बन जाता है? केक बन जाता है। तो हमारा क्या? इंटरमीडिएट गुड का पार्ट है। बट यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, दूसरा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, कुछ और बनाते हैं, खुद नहीं चेंज होते हैं, दूसरा कुछ बनाते हैं, ठीक है। दे आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूम बट हेल्प इन प्रोडक्शन। ये क्या है? प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे मशीन, टूल्स, बिल्डिंग इक्विपमेंट, ये सारे हमारे क्या है? हेल्प करते हैं सारे, ठीक है। कैपिटल गुड्स के फीचर्स क्या है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, ये मर्ज नहीं होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करते हैं, डेप्रिशिएट ओवर टाइम। ध्यान समझना, हर साल क्या है? मशीनरी की वैल्यू क्या डेप्रिशिएट हो जाती है। जो आपने स्कूटी खरीदी है, कंज्यूम किया है, ठीक है, क्या 10 साल बाद भी उसकी वही वैल्यू मिलेगी जो खरीदी है? नहीं, डेप्रिशिएट हो जाएगी। डिराइव डिमांड, मतलब कि जब उस, जैसे कि डिराइव डिमांड का मतलब है मशीन हम लोग तभी खरीदेंगे जब आगे उसका कुछ यूज हो रहा होगा, ठीक है, डिराइव डिमांड। कंज्यूमर कैन बी गुड, कैन बी कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब जैसे मैं सिलाई मशीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिलाई मशीन मैंने अगर घर के लिए लिया है, मैं घर के कपड़े फटे हुए सिल दे रहा हूँ, या मम्मी ने बोला कि अपने कपड़े खुद सिल ले, मैंने खुद सिल लिए, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टेलर्स होते हैं। टेलर क्या है? मशीन लेते हैं दूसरों के कपड़े सिलने के लिए। तो सेम चीज हमारा कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, सेम चीज हमारा कैपिटल गुड भी हो सकता है। चलो डिपेंड करता है वो किसके पास जा रहा है, हाउस होल्ड पे जा रहा है या प्रोड्यूसर पे जा रहा है। क्लियर है? चलो रेफ्रिजरेटर ले रहा है फैमिली, तो हमारा क्या? कंज्यूमर गुड है। सेम रेफ्रिजरेटर ले रहा है कंफेक्शनरी के लिए, तो हमारा क्या? कैपिटल गुड है, ठीक है। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। गुड्स दो तरह के होते हैं हमारे, ठीक है। एक होता है हमारा फाइनल गुड्स, एक होता है हमारा फाइनल गुड्स, और दूसरा होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स के अंदर हमारे दो गुड्स आते हैं, ठीक है। एक कंज्यूमर गुड्स आते हैं, ठीक है, एक हमारे कंज्यूमर गुड्स आते हैं, और दूसरा हमारा क्या आता है? कैपिटल गुड्स, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कैपिटल गुड्स। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? चलो शाबाश। कहाँ पे थे हम लोग? मैं यहाँ पे हूँ। ये भी हो गया।
तो देखो, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स जितने भी हैं और जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ध्यान समझना, जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये क्या मतलब है भैया, आपने तो कंफ्यूज ही कर दिया भैया। मैं आपको क्लियर शब्दों में समझाता हूँ क्या कह रहा है। प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड दो तरह के होते हैं। अब जैसे मैंने ब्रेड ली थी, ठीक है, ब्रेड ली थी, केक बनाने के लिए ली थी, ठीक है, केक बनाने के लिए लिया था ब्रेड, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा प्रोड्यूसर गुड है, केक भी हमारा प्रोड्यूसर गुड है। मैं एज अ टेलर, ठीक है, मैंने स्विंग मशीन ली, एज अ टेलर मैंने क्या है, स्विंग मशीन ली, ठीक है, दूसरों के कपड़े सिलने के लिए। तो ये भी मेरा क्या है, प्रोड्यूसर गुड है। बट ध्यान सुनो, प्रोड्यूसर गुड क्या है हमारा, कैपिटल गुड हो भी सकता है, नहीं भी। तो ये ब्रेड हमारा क्या कैपिटल गुड है, बताओ बच्चों, कैपिटल गुड है, नहीं है ना। तो इट मीन यहाँ पे वो कह रहा है ऑल प्रोड्यूसर गुड आर नॉट द कैपिटल गुड। क्यों? क्योंकि अगर सिंगल यूज प्रोड्यूस गुड्स है, इट मीन्स वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड का पार्ट है, अगर एक ही बार यूज हो रहा है। क्योंकि उसको एक बार यूज करने का मतलब क्या है, वो आगे जाके टूट फूट के अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके कुछ और बन जा रहा है। ठीक है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं, ये रहा कैपिटल गुड। क्लियर है, अब याद रहेगा, समझ में आएगा। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए, डज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, तो व्हाट विल यू राइट, कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई। ठीक है, चलो, व्हाट आर प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं इसको जानते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स जो प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट होते हैं। ठीक है, ये फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं होते, दीज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, नॉट फॉर द फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, ये हम लोग सारी चीज पढ़ के आ चुके हैं, सारी चीजें यहाँ पे। प्रोड्यूसर गुड दो तरह के होते हैं, एक सिंगल यूज और कैपिटल, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी, बस को पढ़ लेना। क्लियर है, ये जो चीज मैंने उधर अभी पीछे आपको समझाई थी, क्या समझाई थी, गुड हमारे दो तरह के होते हैं, फाइनल गुड और एक इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड भी दो तरह के होते हैं, कैपिटल गुड और एक कंजम्पशन गुड। और प्रोड्यूसर गुड्स भी दो तरह के होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स, ध्यान सुनो बच्चों, प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं, हमारा एक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है और दूसरा हमारा कैपिटल गुड्स है। ठीक है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही पार्ट होते हैं, और कैपिटल गुड क्या होते हैं, हमारे फाइनल गुड्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ, ध्यान समझना। डोमेस्टिक टेरिटरी कर लिया, नॉर्मल रेजिडेंट कर लिया, फैक्टर इनकम कर लिया, ट्रांसफर इनकम कर लिया, ये सब चीजें करके आ चुके हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, गुड्स के बारे में देखा, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो उसके बाद हमने इंटरमीडिएट गुड्स देखा, जो कि रीसेल के लिए पर्पस के लिए होते हैं और फर्दर प्रोडक्शन के लिए होते हैं। सारी चीज करके आए हैं। चलो, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट इसको अच्छे से समझो, ये इतना बड़ा टॉपिक है, मतलब टॉपिक ज्यादा है इसके अंदर, बट आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ एन इकोनॉमी इन द गिवन पीरियड। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए क्या है, हेल्प करता है, हमारे कैपिटल स्टॉक को क्या है, बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या हेल्प करते हैं। ठीक है, एडिशन टू द इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में ऐड करते हैं। ठीक है, दो तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ध्यान समझना, दो तरह की होती है, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दो तरह की होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड पे किया जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर हमने किया है पूरे एक ईयर में, वो हमारा क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एडिशन टू द नेट एडिशन टू द इन्वेंटरीज, नए नए गुड्स हमने जो खरीद लिए बेचने के लिए। ठीक है, इन्वेंटरीज। ठीक है, अनसोल्ड गुड्स, ये सारे हमारे क्या होंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियल इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। ध्यान समझो बच्चों, ये असली वैल्यू नहीं बताता कि कितना स्टॉक बढ़ा है। ग्रॉस को मतलब सारी चीजें जो पिछली बढ़ी है वो भी जोड़ दी और जो अभी नहीं खरीदे वो भी जोड़ दी, सब हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बट नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिफर्स टू द एक्चुअल इंक्रीज, एक्चुअली कितना इंक्रीज हुआ इस साल, वो हम लोग देखते हैं इन द कैपिटल स्टॉक आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द डेप्रिसिएशन। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस में, बहुत ध्यान सुनना, ग्रॉस में क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है। ठीक है,
डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एक चीज ध्यान समझना, बहुत सारे बच्चों को पता होगा जो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चों को डेप्रिसिएशन मतलब नहीं पता होगा, जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे मैंने स्कूटी खरीदी, ठीक है, आज मैंने स्कूटी खरीदी और 3 साल बाद अगर मैं बेचूंगा, 1 लाख की खरीदी आज, 3 साल बाद जब मैं बेचूंगा, क्या मैं 1 लाख की ही बेचूंगा स्कूटी? नहीं ना, उसमें क्या होगा, मैं डेप्रिशिएट करता रहूंगा, वैल्यू जितनी कम बिकेगी, इट मीन्स कि उसकी वैल्यू क्या है, डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब कि उसकी वैल्यू क्या है, गिर रही है। ऐसे ही यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमने कुछ साल पहले क्या खरीदे थे, स्टॉक, सॉरी, जो हमने मशीनरी खरीदी थी, ठीक है, रिफर्स टू द एक्चुअल इंक्रीज। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि जितनी भी हमने एक्चुअली इंक्रीज करी है इन्वेस्टमेंट के अंदर, एक्चुअल इंक्रीज कैसे पता चला, ग्रॉस में से हमने क्या है, ग्रॉस में से हमने क्या है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, कि ग्रॉस के अंदर हमारा डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ था, इन्वेस्टमेंट नहीं जाने के लिए हमने क्या है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। इंक्रीज इन नेट इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अगर नेट इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ रहा है, इट मींस हमारी एक्टिविटी भी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी क्या हमारी बढ़ रही है। क्लियर है? चलो, तो बच्चों अभी डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू क्या है, कम हो, जैसे मैंने स्कूटी का एग्जांपल बताया था, ठीक है, ये किस किस रीजन से होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब मशीन को यूज करते स्कूटी जैसे चलाते गया, टायर घिस गए, इंजन ऑयल खत्म हो गया, इंजन के पार्ट्स घिस गए, ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टियर। पैसे टाइम टाइम के बीतने के बाद भी हमारा क्या है, यूज होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हम मान के चलते कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, 5 साल बाद हमारे क्या है, इतनी वैल्यू हो जाएगी। बट क्यों क्यों मान के चलते, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, बढ़ती रहती है, चेंज होती है। जो मैंने आईफोन 7 अगर खरीद रखा था, तो आज इसकी वैल्यू मेरे को वही मिलेगी नहीं, क्योंकि आज तो 17 आ गया भाई, ठीक है। चलो, अब एक चीज ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन क्यों बढ़ रहे हैं, ये ग्रॉस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, ध्यान समझो। जो हमारा ग्रॉस है, ठीक है, ग्रॉस है, ग्रॉस में हमारा क्या, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है, नेट वैल्यू तो बताता नहीं हमको, इंक्रीज वैल्यू तो बताता नहीं है। अगर हमको कहाँ जाना है, नेट पे जाना है, ठीक है, ग्रॉस से अगर हम लोग नेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और नेट से हमको क्या है, ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। ये चीज याद रहेगा, समझ में आ गया। तो अगर मैं ग्रॉस से नेट पे जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखो, अगर मैं ग्रॉस से कहा है, नेट पे जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहा हूँ, और नेट से कहा जा रहा हूँ, ग्रॉस पे जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है, नेट वैल्यू में क्या करूंगा, छोड़ो इसको, ये समझ में आ गया, क्लियर है, इतना याद रखो। ग्रॉस से मेरे को नेट पे जाना है, ग्रॉस से मेरे को क्या है, नेट पे जाना है, तो मैं क्या है, ग्रॉस में से क्या करूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, नेट पे। क्लियर है? और ऐसे अगर मेरे को ऐसे मेरे को नेट से कहाँ जाना है, ग्रॉस पे जाना है, ग्रॉस पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस डेप्रिसिएशन। याद रहेगा, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। अगर कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, एक इसको रीड कर लेना, समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा, या उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब है कि हमको पता है कि इतने टाइम बाद उसकी वैल्यू खत्म होने वाली है, या टेक्नोलॉजी की आने की वजह से हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिरेगी, ठीक है। ये ड्यू टू ये प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। और बट जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ठीक है, डिजास्टर्स हो गए, ठीक है, चोर चोरी करके ले गया, आग लग गई, तो ये सब हमारा क्या है, अनएक्सपेक्टेड चीज, ठीक है। चलो, तो ये डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता, इतना आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे 2 टॉपिक और बचे हैं, छोटे छोटे से, फिर ये हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, इसको समझते हैं, क्लियर है। चलो, अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट लेती है इनडायरेक्टली हमसे। जैसे मैंने 10 रुपए की फ्रूटी खरीदी, बट आपको पता नहीं चलेगा 10 रुपए में टैक्स भी जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट को देने के लिए, ठीक है। तो आपने इनडायरेक्टली क्या है, गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है, पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट वाया
कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर पे करता है सेलर्स को, सेलर्स क्या है अपने आप किसको दे देते हैं, गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एग्जांपल दे रखे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेंट्रलाइज्ड एक्साइज, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज, वैट, एक्साइज ऑन लिकर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, टोल टैक्स, ये सारी किसके पार्ट है हमारे, डायरेक्ट टैक्सेस के पार्ट है। और कुछ चीजें होती है, हम लोग कुछ गवर्नमेंट को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, गवर्नमेंट बदले में हमको क्या देती है, सब्सिडीज देती है। ठीक है, टैक्सेस के बदले में नहीं देती है, मतलब वो हमको क्या है, सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज क्या होता है, एक तरीके से छूट होना, मतलब छूट मिलना। एलपीजी से सब्सिडीज मिलती है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले क्या होता, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, सब्सिडीज दे दी। जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदेगा उसको हम लोग क्या है, मतलब गवर्नमेंट क्या है, सब्सिडी देगी। जैसे 20,000 की सब्सिडी दे दी, जैसे 1 लाख का स्कूटर आ रहा है ईवी का, ठीक है, तो जो भी खरीदेगा उसको 20,000 पे क्या कर देंगे, छूट दे देंगे। 20,000 पे हम लोग क्या दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे छूट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान समझना, जब भी हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, जब भी हम लोग नेट पे जा रहे थे, ग्रॉस से जब हम लोग नेट पे जा रहे थे, मेरे को एक चीज बताओ, जब ग्रॉस से नेट पे जा रहे थे, तो नेट मतलब हमको नेट पे जाना है ना, मतलब कि टोटल इंक्रीज वैल्यू बतानी कितनी एक्चुअली इंक्रीज हुई है, तो हम लोग क्या करते थे, माइनस डेप्रिसिएशन करते थे ना। नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो क्या करते थे, प्लस डेप्रिसिएशन। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल रहे हैं। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली नेट बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो माइनस हो रहा होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लोग क्या कर देंगे, सब्सिडीज को माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, गवर्नमेंट के लिए क्या है, इनकम है। सब्सिडीज क्या है, गवर्नमेंट के लिए क्या है, खर्चा है। तो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गया, गवर्नमेंट की इनकम में से हमने क्या, उनकी एक्सपेंडिचर को हटा दिया, तो हमारा क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है, समझ में आ गया। अब जैसे 500 रुपए का सामान है, उसमें 10% जीएसटी लगा, तो 500 प्लस 50, 50 रुपए क्या हो गया, जीएसटी हो गया। किसको मिला, गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, इस स्लाइड समझ में आ गई, क्लियर है। चलो, अभी सब्सिडीज क्या होता है, मैं सब्सिडीज बताती हूँ। सब्सिडी एक तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट देती है प्राइस को लो करने के लिए। जैसे मैंने बताया था आपको, स्कूटी खरीदी है, स्कूटी लाख रुपए की है, 20,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया, सब्सिडी दी, तो लोगों को 80,000 रुपए की पड़ गई। ठीक है, सब्सिडी का पर्पस क्या होता है, टू प्रमोट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। ठीक है, टू रिड्यूस प्राइजेस, प्राइजेस कम करने के लिए कंज्यूमर के, टू सपोर्ट फर्म सेटिंग अप इन द बैकवर्ड और रूरल एरिया, रूरल एरिया में सामान नहीं पहुंच पा रहा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्सिडी लगा देंगे, तो वहां पे क्या सामान पहुंचने लग जाएगा। क्लियर है, चलो। अदर मीन क्या है इसका, इकोनॉमिक असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रांसफर पेमेंट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, सब्सिडीज के नाम है। चलो, अब यहाँ पे ध्यान समझना, एक है फैक्टर कॉस्ट और एक है मार्केट प्राइस। बहुत बहुत ध्यान समझना मेरी बात, मैंने अभी आपको क्या समझाया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलती हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग किससे माइनस कर देते हैं, सब्सिडीज से। क्लियर है, समझ में आ गया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है, अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट जो कि फैक्ट्री में सामान बना है, कितने का बना है, ठीक है, वो होता है फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब जब मेरा सामान मार्केट में चला गया, इट मीन उसके अंदर क्या है, टैक्सेस जुड़ गए ना, है ना, टैक्सेस जुड़ गए, तो मार्केट प्राइस होता है। अब बहुत बेसिक सी चीज समझना, इधर मैं लिखता हूँ मार्केट प्राइस, इधर मैं लिखता हूँ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब मेरे को मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है। ठीक है, मार्केट में पैसा रखा हुआ है मेरा, मेरे को फैक्ट्री का पैसा देखना है। मार्केट में मेरा 550 का पैसा था, मतलब 550 रुपए का सामान है मेरा मार्केट में, फैक्ट्री में कितने का बना होगा, क्या करेंगे, टैक्सेस को माइनस कर देंगे, तो हमको पता चलेगा फैक्ट्री में कितने का बना। ऑब्वियसली बात है ना, तो 550 में से मैंने क्या 50 क्या माइनस कर दिया, क्या माइनस करे, ये क्या हो गया, NNIT, इसको बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जब फैक्ट्री, अगर मैंने बोला फैक्ट्री का सामान मेरे को, मैं फैक्ट्री के पैसे मेरे को पता है, तो फैक्ट्री के पैसे को मैं क्या करूंगा, मार्केट प्राइस तक मेरे को जानना, तो मैं उसमें क्या करूंगा, प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है, समझ में आ गया। अब बहुत बेसिक सी चीज है, समझो, मार्केट में पैसा रखा है, फैक्ट्री का बताना है कि फैक्ट्री में कितने का बना, वो ऑब्वियसली वाले टैक्सेस हटा देंगे।
ठीक है। अब फैक्ट्री में बना है, मार्केट में कितने का बिकेगा, टैक्सेस जोड़ देंगे, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें क्या है यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। चल फैक्टर कॉस्ट क्या है, 500 रुपए हमारा फैक्टर कॉस्ट है, और मार्केट प्राइस क्या है, इसमें मैंने क्या टैक्सेस जोड़ दिए, तो मेरा क्या है यहाँ पे फैक्टर मार्केट प्राइस, और मतलब उसमें मैंने क्या है टैक्सेस जोड़ दिया, तो मेरा क्या बन गया मार्केट प्राइस बन गया, ठीक है। मैं फिर से एक बार चीज समझा रहा हूँ, फैक्टर कॉस्ट से देखो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा प्लस एनआईटी, मैं प्लस एनआईटी करूंगा, और मार्केट प्राइस से मैं वापस फैक्टर कॉस्ट में आऊंगा तो क्या करूंगा माइनस एनआईटी। क्लियर है। चलो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू, ये छोड़ दो, इसको मत पढ़ो, इसको समझ लो बस, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस 0 है और सब्सिडीज आपका क्या है 100 है, तो एनआईटी कितना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला बताया था ना, आईटी माइनस सब्सिडीज, तो आईटी हमारा 0 है, सब्सिडी हमारा क्या है 100 है, तो एनआईटी कितना हो जाएगा माइनस का 100, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस 250 है, सब्सिडी 0 है, तो एनआईटी 250 हो जाएगा। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स 200 है, सब्सिडी हमारा क्या 120 है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 80 हो जाएगा एनआईटी, ठीक है। चलो ये हम पढ़ के आ चुके हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर दो चीजें आती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये मैं सारी चीज बता चुका। अब जो नया टॉपिक हमारा आता है नेट, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहीं नाम सुनो सुनो लग रहा है फैक्टर इनकम, है ना, सुनो सुनो लग रहा है, नहीं फैक्टर इनकम, तो वही फैक्टर इनकम है जो हम पहले पढ़ के आ चुके, ठीक है। चलो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो मतलब क्या होता है, जितने भी, देखो यहाँ पे नेट लिखा है ना, नेट का मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा इसके अंदर, है ना, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, तो हम लोग क्या माइनस कर रहे होंगे इसके अंदर, देखो एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है, जितने भी इनकम, फैक्टर इनकम हमारी अब्रॉड से आ रही है, फ्रॉम अब्रॉड से जितनी भी इनकम आ रही है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो बाहर पैसा जा रहा है, कि हम लोग अपनी सर्विस के लिए पैसा बाहर बेच दे रहे हैं, तो दोनों को माइनस कर दे, क्या आ जाएगा एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा, कैसे निकलता है फीफा माइनस थीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। आई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, कि जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है, जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री के, वो क्या फैक्टर सर्विस दे रहे हैं बाहर, कंट्री के बाहर दे रहे हैं, बाहर अब्रॉड में दे रहे हैं। सपोज कि बाहर की कंपनी ने मेरी लैंड ले ली, तो उसने मेरे को रेंट दिया, ठीक है, और इंडिया के उसने क्या है लेबर यूज कर लिए, तो इंडिया में पैसे भेजे, ठीक है, वेजेस भेजे, ठीक है, तो ऐसे जितने भी इंडिया की सर्विस बाहर वाले यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले में उनकी जितनी भी फैक्टर इनकम आ रही है, तो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, ये सारी चीजें हमारी क्या है इंडिया के अंदर आ रही हैं, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसका उल्टा, जितने भी हम लोग बाहर की सर्विस यूज कर रहे हैं और पैसा बाहर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब पैसा क्या है बाहर जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, एनएफआईए कैसे निकलता है बताओ बच्चों, एनएफआईए कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा, ठीक है, फीटा। अब ये क्या है नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, फीफा क्या है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा माइनस फीफा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, मैं जो समझाने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझना। एक हमारा होता है डोमेस्टिक और एक होता हमारा नेशनल, एक होता है डोमेस्टिक और एक होता हमारा नेशनल। जब मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है, जब मैं डोमेस्टिक की बात करूं और मेरे को कहाँ जाना है, नेशनल जाना है, बाहर जाना है, ठीक है, तो जब बाहर जाना है, मैंने आपको क्या लिखा था एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, बाहर जाना है, बाहर की भी इनकम मेरे को चाहिए, अपनी तो चाहिए, डोमेस्टिक की तो चाहिए, नेशनल पूरे कहाँ का मेरा पैसा मिले, तो इसमें हम लोग क्या है प्लस एनएफआईए जोड़ देंगे, ठीक है। अब नेशनल से हम लोग डोमेस्टिक पे जाएंगे, नेशनल से कहा जाएंगे डोमेस्टिक में, तो उसमें क्या है माइनस एनएफआईए कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है।
होप सो आ ही रहा, मतलब होप सो नहीं, आ ही रहा होगा आप लोगों को समझ में, इतना इजीली, इतना प्रेजेंटेबल समझा रहा हूँ, सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे हमने क्या बताया कि जब भी हम लोग नेशनल डोमेस्टिक पे हैं, जब भी हम लोग डोमेस्टिक पे हैं, डोमेस्टिक पे है ना, डोमेस्टिक से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डोमेस्टिक से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नेशनल पे। ये हटाओ, ये काट दो, डोमेस्टिक से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नेशनल पे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस NFI। ठीक है, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आ रहे हैं, नेशनल मतलब बाहर का पैसा जुड़ा हुआ है, हम लोग तो सिर्फ घर घर का पैसा चाहिए, डोमेस्टिक डोमेस्टिक का चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस NFI। ठीक है, माइनस NFI। क्लियर है, समझ आ गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई है लास्ट में, बस इस चैप्टर खत्म हो गया हमारा। ठीक है, इसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, मेरे को बताना। ठीक है, मैंने आपको 3 चीजें बताई। ठीक है, ग्रॉस से नेट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट जाना है। ठीक है, ग्रॉस से मेरे को नेट इन्वेस्टमेंट जाना है। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस में मतलब क्या है, पैसा जुड़ा हुआ है, नेट में हटाना है। नेट मतलब जब क्या होता है, हटाना होता है, तो माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, और नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब एक था मार्केट प्राइस और एक था फैक्टर कॉस्ट। मार्केट से मेरे को फैक्ट्री में आना है, फैक्ट्री में कितना का सामान बना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से माइनस NIT कर देंगे। ठीक है बच्चों, और MP से और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्ट्री में जो सामान बना है मार्केट में कितने का बिक रहा होगा, तो प्लस NIT कर देंगे। NIT कैसे निकलता है, NIT कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियर है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, अब अगला था हमारा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक और हमारा क्या है अगला, नेशनल। ठीक है, नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, डोमेस्टिक से कहाँ जा रहे हैं, नेशनल पे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, बताओ बच्चों। डोमेस्टिक मतलब घर घर का है, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बाहर पैसा, बाहर का भी पैसा हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस NFIA। ठीक है, समझ में आ गया। नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं, नेशनल मतलब सारा पैसा हमको पता है हमारे पास रखा हुआ है, बाहर का भी है, हमको सिर्फ घर घर का चाहिए, तो हमको क्या करेंगे, माइनस NFIA। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। इतना ही था चैप्टर, चैप्टर में और कुछ नहीं है। यस, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये लास्ट में जो था, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या रहा है, फैक्टर इनकम। चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। यहाँ पे क्या रहा है, अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम 500 है टू 300 है, तो NFIA क्या निकलेगा, NFIA क्या निकलेगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फीफा माइनस फीटा कर देंगे, 200 आ गया। ठीक है, अगर हमारा फैक्टर इनकम 250 दे रखा है, टू हमारा 620 दे रखा है, तो हमारा क्या है, नेगेटिव में आ जाएगा। हमारा ये भी क्या नेगेटिव में आ सकता है, NIT भी आ सकता है, और ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी हमारा आ सकता है, नेट फैक्टर। और यहाँ पे अगर हमको सिर्फ हमको ओनली दे रखा है, ओनली इनकम फैक्टर टू अब्रॉड, मतलब क्या है, फीटा दे रखा है, ये क्या है, फीटा दे रखा है, फीटा, फीटा हमको क्या दे रखा है, 150। फीफा अगर नहीं दे रखा, फीफा नहीं दे रखा, तो हम क्या मानेंगे, 0। क्या मानेंगे, 0। तो 0 माइनस 150 क्या बचा, माइनस का 150। ठीक है, अब आपको यहाँ पे, अगर हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस 150 दे रखा है, माइनस 150 दे रखा है, तो हम ये फीटा दे रखा है, फिर से बच्चों ध्यान समझो, ये फीटा दे रखा है, फीटा कितना है, 150। तो यहाँ पे फीफा नहीं दे रखा, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 माइनस ब्रैकेट में 150 दे रखा ना, माइनस 150, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस का 150 आ जाएगा। तो सिंस पेइंग टू अब्रॉड इज नेगेटिव, दैट मींस वी एक्चुअली अर्न नेट, हमने क्या है, प्लस का 150 करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद करना, समझना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, पूरी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अपने दोस्तों को आखिरी तक देख के शेयर करो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत हेल्पफुल होगी, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूंगा। नेशनल इनकम इसी में हम लोग सारा खत्म कर देंगे। I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket.